हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे चहेते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वन एंड ओनली वन आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक सेशन भी लिया जिसमें आपको बताया कि यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी रिसेंटली अपनी भर्ती प्रक्रियाओं के चेन सिस्टम को लेकर, इवन पेपर पैटर्न को लेकर, मार्क्स को लेकर और वेटेज और जो क्वालिफिकेशन है उन सभी को लेकर जो है वो एक अपडेट बढ़ा दिया था। यानी हम यूं कह सकते हैं कि इनकी चेन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बोला कि अब जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पूर्णकालिक बीकॉम आपका होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग या डिस्टेंस लर्निंग से अगर आपने बीकॉम किया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इवन सब्जेक्ट्स में क्या वेटेज रहने वाला है और चेन प्रक्रिया किस तरीके से होगी, चेन प्रक्रिया में कितने परसेंटेज जो है वो आपको लाने होंगे, नेगेटिव मार्किंग का क्या क्राइटेरिया रहेगा, इस तरीके से काफी बड़ा बदलाव यूपीपीएससी ने जो है वो रिसेंटली किया। उसको लेकर हमने एक सेशन भी लिया और उस सेशन को कहीं ना कहीं आपने जरूर जो है वो देखा होगा। तो उसमें आपको मैंने पहले क्या सिस्टम था और बाद में क्या सिस्टम अब होने वाला है ये आपको बताया। तो ये बातें बताने के पीछे ये रीजन है कि अगर यूपीपीएससी एक्टिव हो चुका है, उसने चेन प्रक्रिया में जब बदलाव किया है, तो ये मान के चलिए कि बहुत जल्दी आपको उनके अंदर आने वाली वैकेंसीज भी देखने को मिलेगी। और कॉमर्स के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी के लिए असिस्टेंट अकाउंटेंट जो उसमें वैकेंसी आ रही है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर रहने वाली है। और असिस्टेंट अकाउंटेंट को लेकर क्या चेन प्रक्रिया में बदलाव हुआ है, कितने एग्जाम्स होंगे और क्या सिलेबस में आएगा, ये बातें हमने थोड़ी डिस्कस कर ली थी। बट फाइनली अगर हम देखें तो असिस्टेंट अकाउंटेंट जिसमें पार्ट 2 कॉमर्स का क्या रहेगा सिलेबस, क्योंकि वो 75 मार्क्स का होगा और उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वो बातें हम इस जो है वो सेशन के अंदर करने वाले हैं। ठीक है। और यहां पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि सिलेबस से पहले आपको लग रहा होगा कि सर पार्ट 2 है तो पार्ट 1 में क्या रहेगा। तो मैंने आपको जब चयन प्रक्रिया ने इसके जो है वो पैटर्न में बदलाव किया उस सेशन में आपको मैंने बताया भी था कि यहां पर 2 आपके पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो आपका पेपर 1 रहेगा वो आपका ओ लेवल का एज ए कंप्यूटर बेस्ड रहेगा और पेपर 2 के अंदर आपका जीके भी रहेगा, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, क्वांटिटी जो है वो एप्टीट्यूड भी आपका रहेगा। लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका 75 मार्क्स का रहेगा। तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो बातें हम यहां पर करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। और उससे पहले अगर आप सभी यूपी से हैं और कहीं ना कहीं यूपी पीसीएल के अंतर्गत आने वाली असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी में ऑलरेडी जो है वो लग चुके हैं तो आप सभी हमारे इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा ताकि ये जितने भी अपडेट्स जो कि स्क्रीन पर आपको मैं बता रहा हूँ वो सारे आपको घर बैठे मिल सकें। तो एक बार आप जरूर जो है वो इसको ज्वाइन करें। और बाकी जितने भी अपडेट हमारे जितने भी अदर चैनल्स होते हैं जैसे टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इनके जो है वो लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएंगे। तो वो भी आप जरूर जो है वो ज्वाइन कर लें। और ये हमारा लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है। हर सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल एक्सपर्टीज टीम है जो कि कई सालों से पढ़ा रही है। कॉमर्स के अंदर एक्सक्लूसिव डेडिकेशन के साथ तैयारी करवाने वाला पैनल हम कह सकते हैं। और न केवल स्टेट लेवल बल्कि ऑल इंडिया लेवल पर भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर पूरे डेडिकेशन के साथ सिस्टमेटिक पेपर पैटर्न के अनुसार जो है वो करवाई जाती है। तो निश्चित रूप से हमारे इस भरोसेमंद विश्वसनीय प्लेटफॉर्म के साथ आप सब जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर आप बनाएं। और अब चलते हैं बिना किसी देरी के यहाँ पर हमारे मेन सेशन की जो मेन बात है कि यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर आपको 75% के अंदर जो आपका हम कह सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट रहेगा उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है। तो आपको अच्छे से विजिबल भी हो रहा होगा विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसके अंतर्गत ये वैकेंसीज जो है वो निकाली गई है। और अभी जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि इन्होंने केवल चेन प्रक्रिया में और अपने पैटर्न में बदलाव किया है। तो इसका मतलब ये भी श्योर है कि बहुत जल्दी ये इनके अंतर्गत आने वाली जो जो भी वैकेंसीज हैं वो भी जल्दी से जल्दी नोटिफाइड करते हुए आप सबके सामने एज सुन एज ये लेकर आने वाले हैं। ठीक है। तो हम कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स की बात करें तो इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं कि 2018 के अंदर जब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वैकेंसी निकाली थी सहायक लेखाकार की तो उस समय आपको थोड़ा सा मैं बता दूं क्या क्या रहा था। तो 21 टोटल पोस्ट आई थी उस समय। ठीक है। असिस्टेंट अकाउंटेंट की 21 पोस्ट आई थी। और उस समय जो एग्जाम लिया गया था वो इन्होंने बोला कि विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा एक से अधिक पारियों में या दिवसों में कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ये जो वैकेंसी 18 में आई तो उन्होंने कहा कि जितने आवेदन आएंगे तो उसमें अगर इनके अकॉर्डिंग मैक्सिमम आवेदन आएंगे, काफी ज्यादा लोग जो है वो अप्लाई करेंगे इस वैकेंसी के लिए, तो इन्होंने कहा कि हम सीबीटी मोड से जो है वो एग्जाम करवाएंगे।
ठीक है। और उस समय 18 की बात है तो लेवल 5 के अनुसार इसमें जो है वो आपका पेड जो पे ग्रेड है वो कवर हो रहा था। लेवल 5 की ये वैकेंसी थी आपके सामने, जिसका वेतनमान था 29,800 रुपए से लगाकर 54,300 जो है वो रुपए तक। ठीक है। उस समय इन्होंने क्या मांगा था क्वालिफिकेशन में असिस्टेंट अकाउंटेंट में, तो इन्होंने कहा कि असिस्टेंट अकाउंटेंट में आपको बीकॉम करना है, बस रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको बीकॉम पास करना है। लेकिन मैंने एक सेशन लिया जिसमें आपको मैंने बताया कि मैं ओल्ड और न्यू दोनों बताऊंगा। तो अब आपको बता दूं यहां पर थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। अब इन्होंने बोला केवल अंशकालीन बीकॉम नहीं चलेगी। अंशकालीन बीकॉम का मतलब क्या हुआ, आपकी आधी अधूरी डिग्री है, आपने कॉरेस्पॉन्डिंग किया है, डिस्टेंस लर्निंग से किया है, जिसके अंतर्गत फॉर्म फिल किया, एक दिन एग्जाम की डेट आई, एग्जाम देके चले आए। अब उन्होंने बोला ऐसी डिग्रियां मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है। ये कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले इससे सेशन लिया था 2 दिन पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अब पैटर्न में बदलाव किया है। ये 18 के अंदर केवल बीकॉम था, अब इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि आपको पूर्णकालिक डिग्री ही लेनी पड़ेगी। मतलब एक रेगुलर बेस पर आपने जो है वो तैयारी करी, रेगुलर बेस पे आपने एग्जाम में जो है वो कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर आप रेगुलर साल भर कॉलेज गए, फिर आपने एग्जाम दिया और फिर आप पास हुए, ऐसी ही डिग्री मायने होगी। और उस समय 18 में वैकेंसी आई, उस समय भी एज का क्राइटेरिया यही था, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। पहले भी 21 साल थी मिनिमम और मैक्सिमम 40 थी, यानी कि इस एग्जाम के लिए एंट्री एज आपकी जो थी वो 21 ईयर थी। तो इसमें तो कोई बदलाव है नहीं। ठीक है। ये सारी बातें आपको मैंने बता दी। चयन प्रक्रिया के लिए इन्होंने क्या बोला था उस समय, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा में जो है वो प्रोविजनली आपको जो है वो सम्मिलित किया जाएगा। इसमें भी यही होता है, कोई भी एग्जाम हो आजकल जनरली पहले प्रोविजनल लिस्ट आती है। ठीक है। लिखित परीक्षा के लिए इन्होंने उस समय क्या बोला था कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा। फर्स्ट भाग में 50 क्वेश्चंस और सेकंड भाग में आपके 150 क्वेश्चन यहां पर होंगे। ठीक है। और फर्स्ट भाग में इन्होंने क्या बोला कि आपका जो DOEACC के अंतर्गत O लेवल का जो कंप्यूटर ज्ञान का जो प्रश्न पत्र है वो होगा। 50 उसमें क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और यह परीक्षा 50 प्रश्नों की अधिकतम होगी और 1/4 आपकी माइनस मार्किंग होगी। ठीक है। कंप्यूटर ज्ञान के लिए उन्होंने भी बोला कि प्रथम भाग की जो परीक्षा है उसमें कम से कम 50% आपको लाना होगा और अभी की प्रक्रिया में भी सेम ही रखा है इन्होंने कि आपका 50 मार्क्स का जो है वो कंप्यूटर का पेपर होगा और उसमें आपको 50% यानी कि 25 मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे और उस एग्जाम में क्वालिफाइंग होने के बाद ही आप जो है वो लिखित परीक्षा यानी कि पेपर 2 में जो है वो बैठ पाएंगे। यहां पर तो एज इट इज सिस्टम रहने वाला है। अब बात करेंगे जो मेन हमने सेशन में बोली इस थंबनेल में कि आपका जो सेकंड पार्ट है यानी कि आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स, उसमें आपका 75 मार्क्स का जो वेटेज है उसकी आपको तैयारी कैसे करनी, क्या पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर आपको मैं मेन लेके चलता हूं। तो देखो सेकंड भाग में आपका क्या रहेगा, तो ये चीजें तो रहेगी, मैंने आपको बताया जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, अरिथमेटिक यानी कि मैथमेटिक कैलकुलेशन, ये आपका मान लीजिए कि लगभग 50 के आसपास कवर हो जाएगा। और अब आता है मेन आपका सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट क्या है आपका अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। ठीक है। कंफर्मिंग टू द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड एंड द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स इज डिटेल बिलो। अब हमें यहां पर ये बात करनी है जो मैंने आपको सेशन में कहा कि आपका सिलेबस क्या रहेगा और आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आपका जो कॉमर्स का पार्ट है ना उसमें आपके 3 चीजें आ रही है, क्योंकि वैकेंसी का नाम भी क्या है असिस्टेंट अकाउंटेंट। तो यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स ये पार्ट ना होके सीधा आपका अकाउंटेंसी आ रहा है, ऑडिटिंग आ रहा है और आपके इनकम टैक्स के कुछ प्रोविजंस आ रहे हैं। ठीक है। तो इन तीनों को हम जो है वो थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें अकाउंटेंसी की, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब इन्होंने अपनी तरीके से एलोबरेट किया है, बाकी इसको हम जनरल फॉर्म में क्या बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। ठीक है। हम अकाउंटेंसी में 11th-12th में शुरू से पढ़ चुके हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के भी होते हैं और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के भी होते हैं, और इसमें हम 3 प्रकार के अकाउंट्स तैयार करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे हमें नेट प्रॉफिट पता लगता है, और बैलेंस शीट जो कि पर्टिकुलर डेट यानी कि 31 मार्च के लिए जो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है असेट्स एंड लायबिलिटी की, तो वो आपको पूरा डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है पूरा। ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे लिखा जाता है, बिल लिखने वाला ड्रॉवर कहलाता है, जिस पर लिखा गया वो ड्रॉई होता है, जिसको पेमेंट करना होता है वो पेई होता है, और पेई इन केस कभी कभी चेंज भी होते हैं। ठीक है। कभी बैंक पेई हो सकता है, कभी आपने बिल को एंडोर्स कर दिया तो थर्ड पार्टी पेई हो सकती है, अगर आपने बिल आपके पास ही रखा है तो आप खुद पेई हो सकते हो। तो आपको पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है, और ये अकाउंटेंसी के अंदर आ रहा है, मतलब आपको सारी एंट्रियाज पढ़नी पड़ेगी कि आपने माल बेचा, फिर माल बेचने के बाद बिल लिखा, बिल आपका जो है वो जनरेट हुआ, फिर सामने वाले व्यक्ति को पेमेंट किया, किसको BR को डेबिट करना है, बिल्स पेबल कब क्रेडिट होगा, बिल डिसऑनर्ड हो गया, अगर आपने बिल जनरेट कर दिया लेकिन खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने की वजह से जब बिल डिसऑनर्ड होता है तो बिल डिसऑनर्ड होने पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा,
किस पक्षकार से आपको वापस पैसा लेना है, नोटिंग चार्जेस क्या होता है, अकोमोडेशन बिल क्या होते हैं जो एक दूसरे की सहायता के लिए लिखे जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर पढ़नी है विथ जनरल एंट्री एंड लेजर अकाउंट्स के साथ में। क्यों? क्योंकि ये अकाउंटेंसी में आ रहा है, इसलिए आपको प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स एंड सेक्शनल बैलेंसिंग, ये भी आपने पढ़ा होगा। स्वकीय और वर्गीय संतुलन प्रणाली हिंदी में इसको कहते हैं, जहां पर हम टोटल क्रेडिटर्स एंड टोटल डेटर्स अकाउंट बनाते हैं और बाकी सब जनरल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। हालांकि ये चैप्टर जनरली मैंने देखा है कंपटीशन में बहुत कम आता है, ये एकेडमिक क्लासों में ज्यादा आता है, बीकॉम बीबीए में एमबीए में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको थोड़ा सा जो है वो कंपटीशन में रखा है, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि पूरा अकाउंट बनाकर आपको इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, लेकिन इस बार इन्होंने सेल्फ बैलेंसिंग रखा है तो पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट्स हो गए, पेमेंट्स हो गए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स हो गए, वो पढ़ना पड़ेगा। कौन सा खाता कैपिटल नेचर का होता है, कौन सा रेवेन्यू नेचर का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, रेवेन्यू नेचर में कौन से आएंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे आपने एडवर्टाइज पे ज्यादा खर्चा कर दिया, एक साथ बड़ा खर्चा कर दिया, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई ऐसी एसेट खरीदी जो लॉन्ग टाइम आपको बिजनेस में सर्विसेज देने वाली है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स, है ना, इस तरीके की आपने एसेट्स खरीदी थी, वो कैपिटल कहलाएगी। रेवेन्यू का मतलब ऐसे खर्चे जिसकी रिकरिंग बार बार होती है, जैसे आपने एम्प्लॉइज को सैलरीज दी, आपको हर महीने देनी पड़ेगी, तो ये आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे अकाउंट्स के नेचर और इसके एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपका डेप्रिसिएशन पूरा आ रहा है, डेप्रिसिएशन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन के मेथड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्वेश्चन वहीं से जनरेट होते हैं, तो लगभग 10 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के मेथड के, वो सारे मेथड्स आपको विथ एग्जाम्पल विथ फॉर्मूला और हर मेथड से आपको डेप्रिसिएशन निकालना आना चाहिए। तो आपको SLM मेथड पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू, एन्युटी मेथड्स, सिंकिंग फंड मेथड, असेट डिस्पोजल मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड, ठीक है ना। और खानों और जो खदानों में रिक्तीकरण मेथड होता है, डिप्लीशन मेथड, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी आपको जो है वो मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के, वो सारे पढ़ने पड़ेंगे। और इसके साथ में प्रोविजन एंड रिजर्व भी आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रोविजन एंड रिजर्व क्या होते हैं? तो ज्ञात दायित्व के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं और अज्ञात दायित्वों के लिए हम रिजर्व बनाते हैं। अगर आपको पता है कि सामने कोई लाइबिलिटी आने वाली है, आज से 8 साल बाद मुझे कुछ बड़ी लाइबिलिटी मेरे सामने आएगी, तो मैं उसके लिए प्रोविजन बनाऊंगा। लेकिन ऐसी कंटिजेंसी जो कभी भी हो सकती है, जिसके लिए हमें पता नहीं है पर फ्यूचर में हमें पैसा चाहिए, तो उसके लिए हम रिजर्व बनाते हैं। तो प्रोविजन एंड रिजर्व आपको डेप्थ में जाके पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने तो केवल एक ऊपर से आउटलाइन दे दी, सिलेबस को डिस्क्रिप्शन में नहीं बताया, पर आपको तो डेप्थ में जाके पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा हायर अकाउंटिंग का पार्ट आ रहा है, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ठीक है। शाखाओं के जो खाते होते हैं, तो ब्रांच अकाउंट्स कैसे तैयार किए जाते हैं, हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट पे कैसे निगरानी करता है, ब्रांच अकाउंट और हेड ऑफिस के कैसे प्रॉफिट को जो है वो मर्ज किया जाता है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पढ़ने पड़ेंगे, विभागीय जो खाते होते हैं। उसके बाद डबल अकाउंट सिस्टम, ठीक है। अब इन्होंने डबल अकाउंटिंग सिस्टम बोल दिया, तो इन्होंने कुछ इन्होंने कहा नहीं है, पर आपको डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम्स कैसे होता है, अकाउंटेंसी कैसे ड्यूल एस्पेक्ट्स को फॉलो करती है, वो सारी बातें आपको जो है वो डेप्थ में जाके पढ़नी पड़ेगी। फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम BRS कहते हैं, केस बुक का बैंक कॉलम और पासबुक के सेंस को लेते हुए जब व्यापारी अपनी इच्छा अनुसार कभी भी स्टेटमेंट बनाता है, उसको बोलते हैं BRS। और ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि कभी कभी हमारा जो ग्राहक है, हमारा कस्टमर, कभी कभी डायरेक्टली बैंक में पैसा डाल देता है। तो आप सोचो, डायरेक्टली बैंक में पैसा डाला मतलब हमारे बैंक अकाउंट में तो पैसा बढ़ गया, लेकिन व्यापारी के यहाँ केस बुक के बैंक कॉलम में पैसा अभी भी कम है। तो इनको रिकंसिलाइन करने के लिए, इनको फिर से टैली करने के लिए, मिलान के लिए जो व्यापारी स्टेटमेंट बनाता है उसको कहा जाता है BRS। तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ना पड़ेगा, अशुद्धियों का सुधार। इसमें आप जानते हो क्या आता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर क्या आता है, तो एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कंपेंसेशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड एरर ऑफ डुप्लीकेशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब भूल की अशुद्धियां, आपने कोई एंट्री करी नहीं तो अब उसको कर दो। एरर ऑफ डुप्लीकेशन का मतलब एक एंट्री 2 बार हो गई। एरर ऑफ कंपेंसेशन का मतलब एक दूसरे की क्षतिपूर्ति वाली एंट्रियां हो गई, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, आपने सिद्धांत की त्रुटि कर दी, मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन आपने मशीन खरीदने के दौरान आपने जो मशीन को स्थापित करवाया तो आपने एस्टेब्लिशमेंट अकाउंट अलग से डेबिट कर दिया। आपने किसी मशीन पे 10 महीने बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया तो वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाएगा, लेकिन उस समय आपने उसको मशीन अकाउंट में जोड़ दिया। तो जो प्रिंसिपल्स के एरर आप करते हो तो वो सब कुछ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा।
और एरर में क्या त्रुटि होती है, उसका कैसे रेक्टिफिकेशन करना है वो आपको समझना पड़ेगा। और उसके बाद आपका है वापस बैलेंस शीट फॉर्मेट्स एंड क्लासिफिकेशन। इसमें बैलेंस शीट के फॉर्मेट कैसे होते हैं, तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार सेक्शन 129 का पार्ट ए के अनुसार बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल फॉर्म में, और पार्ट 2 के अनुसार आपका जो है वो P&L बनता है। ये सब कुछ आपको अकाउंटेंसी पढ़ना है। अब चलते हैं हम ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। इसको तो उन्होंने और शॉर्ट में बता दिया तो ज्यादा समय लगेगा नहीं। इन्होंने बोला ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, बस केवल ऑडिटिंग के उद्देश्य आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको जो उद्देश्य में प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों उद्देश्य पढ़ने पड़ेंगे। प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है, तो ओपिनियन ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक सीए क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे अपने ओपिनियन देता है कि वेदर द P&L shows the actual profit and loss for the particular period and the balance sheet shows the actual financial position for the particular date and that is 31st मार्च। तो आपको अकाउंटिंग के अंदर ऑडिटिंग के सारे ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट क्या होता है वो पढ़ना पड़ेगा। देन आपको वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, प्रमाणक और सत्यापन। ठीक है, तो ऑडिटर कैसे प्रमाणक यानी कि जो वाउचर्स होते हैं, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस, रिसिप्ट्स, तो ये सारे वाउचिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो वाउचिंग के अंदर कैसे काम होता है, वाउचिंग को अकाउंट ऑडिटिंग की बैकबोन कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, वाउचिंग के बेस पे कैसे ऑडिटर उस एविडेंस के बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करता है, वो सब कुछ पढ़ना है। फिर असेट्स एंड लाइबिलिटीज का कैसे वेरिफिकेशन होता है वो पढ़ना पड़ेगा। फिर राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ठीक है, आपने कंपनी ऑडिट पढ़ी होगी सेक्शन 139 टू 148 तक, तो वो सारे सेक्शन आपको पता होने चाहिए। 138 के अंदर कंपनी ऑडिटर दे रखा है, 139 में जो है वो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को लेकर बात हो चुकी है, 140 में रिमूवल ऑफ ऑडिटर, 141 में क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन, 142 के अंदर रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, 143 में राइट, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, 144 में सच सर्विसेज विच इज प्रोहिबिटेड टू ऑडिटर, 145 में अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर। ठीक है, 146 में साधारण सभा में उपस्थिति, 147 में पनिशमेंट और 148 में कंपनी ऑडिट मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑडिट, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। अब इन्होंने बोली बोला नहीं है, केवल लिखा राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, लेकिन आपको कंपनी ऑडिट पूरी पढ़नी पड़ेगी अगर आपको फुल्ली आउट ऑफ फुल्ली मार्क्स लाके आपको कंपटीशन में सिलेक्शन लेना है। तो ये आपका ऑडिट हो गया। अब केवल बचा आपका इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में इन्होंने कोई स्पेसिफिक नहीं बोला है, केवल क्या बोला है, इनकम टैक्स, इसके प्रोविजंस पर्टेनिंग टू इनकम टैक्स फ्रॉम सैलरी एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू चैप्टर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। केवल इन्होंने क्या बोला कि इनकम टैक्स, इसका मतलब आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स क्या है, कैसे एसईसी की कैलकुलेशन होती है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे होता है, टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, क्या क्या इसके प्रोविजंस होते हैं। और इन्होंने केवल इनकम फ्रॉम सैलरी बोला, अलग हेड्स नहीं बोले। इसका मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। सैलरी के अलावा हाउस एंड प्रॉपर्टी नहीं है, कैपिटल गेन अदर सोर्स नहीं लिख रखा है, तो हमें नहीं पढ़ना है। और जो चैप्टर 6 के अंदर जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर स्पेसिफिक 1961 के जो अमेंडमेंट्स हैं वो आपको जरूर पढ़ने हैं। एंड प्रोविजन रिलेटेड टू टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस क्या होता है, टीडीएस की कैलकुलेशन कितनी होती है और अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना कितना टीडीएस कटता है, वो परसेंटेज आपको सीखने हैं। क्योंकि यूजीसी नेट में टीडीएस के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो ये मान के चलिए कि टीडीएस के क्वेश्चन प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं बनेंगे, सीधा बनेगा कि अगर कोई पर्सन सैलरीड है तो उसके वहां पर नियोक्ता कितना टीडीएस काटेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारी बात हो गई सारी। बाकी 1/4 माइनस मार्किंग है और बाकी के रूल्स मैंने बताने की जरूरत नहीं है, तो पुराने वाले पहले चल रहे थे वो के वो है। तो कुल मिलाकर आपको सारी बातें मैंने थोड़ा डेप्थ में ही जाके सही लेकिन बता दिया है कि आपको जो है वो यूपी पीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि बहुत जल्द आप सबके सामने वैकेंसी को लेकर आने वाला है, तो उसकी तैयारी आपको अभी से जो है वो अच्छे से करनी है। क्या पढ़ना है उसकी ओवरऑल एक ओवरव्यू कह सकते हैं, एक पिक्चर जो है वो मैंने आपको बता दी कि आपको इस तरीके से चलना है। तो अभी आपके पास जो भी बुक्स हो अकाउंटेंसी की, ऑडिटिंग की, इनकम टैक्स की, आप अपनी शुरुआत जो है वो एक तरीके से कर दो। और आपको लग रहा होगा कि सर आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो कि अभी से पढ़ना शुरू कर दो, तो आप सोचो जब यूपीपीएसएल अपनी चयन प्रक्रिया में बदलाव कर सकता है, जब उसके नियमावली में बदलाव कर सकता है, तो आप मान के चलो कि वो एक्टिव होगा कि नहीं होगा। जब उनको वर्षों से चले आ रहे हैं नियमों में उन्होंने बदलाव किया, इसका मतलब पहला संकेत उन्होंने दे दिया है कि हम बहुत जल्दी इसकी वैकेंसी भी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, जब भी कोई बोर्ड सिलेबस जारी करे या नियमों में बदलाव करें तो ये इसका पहला संकेत होता है कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी हमारे सामने आने वाली है। और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ज्यादा सोचेगा नहीं, लास्ट टाइम भी 21 पदों पर वैकेंसी आई, तो ये मान के चलिए कि ये वैकेंसी आने के लगभग 2-3 महीनों में आपका एग्जाम हो जाएगा। और अभी सभी राज्यों के अंदर बजट भी आने वाला है, हमारा केंद्र का बजट आने वाला है फरवरी के अंदर, 1 फरवरी को, फिर सभी राज्यों के बजट आएंगे। तो बजट के अंदर मान के चलिए कि पावर कॉर्पोरेशन, क्योंकि ये पावर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और ऐसे डिपार्टमेंट ज्यादा वेट नहीं करते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि फरवरी एंड तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक इसकी वैकेंसी आ जाएगी और ये मान के चलिए मई में इसका एग्जाम भी आपका हो जाएगा।
तो आपको मैंने ओवरऑल जो एक सिलेबस बता दिया 75 नंबर की तैयारी कैसे करनी है, तो आप अपनी तैयारी में जो है वो लग जाओ। और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैं आपको कुछ आइडियाज दे देता हूं। सबसे पहले देखिए हम किस तरीके से धमाकेदार रिजल्ट देते हैं। अभी रिसेंटली यूके के अंदर हमने एक रिजल्ट दिया, यूके SSC असिस्टेंट अकाउंटेंट, जिसमें 260 सिलेक्शंस हुए टाइपिंग के लिए, और उस आउट ऑफ 260 हमने 54 सिलेक्शन दिए। 54 आउट ऑफ 260 अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और टॉप 20 में से भी 10 रैंक हमारी थी, और उस 10 में से भी फर्स्ट एंड सेकंड रैंक हमारे प्लेटफॉर्म से रही। और आपने हमारे डायरेक्टर सर के साथ, जो सेकंड रैंकर है सागर गुप्ता जी, उनके साथ अपने इंटरव्यू भी देखा होगा। तो एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, ये बताने के लिए आपको बता रहा हूं। तो निश्चित रूप से आप हमारी टीम के साथ जुड़े और जो है वो अपनी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट आप बनाइए। यूके SSC जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी आपके सामने आने वाली यूपी में, और इसके लिए हमने सबसे पहले बड़ा प्लान भी कर लिया। यूपी PCL का असिस्टेंट अकाउंटेंट का कंप्लीट वेल डिजाइन रूप में हमने सिलेबस, हमने जो है वो पूरा कोर्स भी यहाँ पर तैयार कर लिया है। पूरा बाइलिंगुअल कोर्स है, एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, और जो सिलेबस लास्ट टाइम था उसके बेसिस पर है। अगर थोड़ा बहुत कोई चेंजेस होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम पढ़ाएगी, उसको हम अपडेट करेंगे। फिलहाल जो 2018 के अंदर जो सिलेबस था, जिसको मैंने अभी आपके सामने डिस्क्राइब किया, उसी के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट कोर्स यहाँ पर बना लिया है। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं मैं कि फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एक अच्छी वैकेंसी आपके सामने आने वाली है, तो हमने सोचा कि हमारे फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स जो सबसे पहले प्लान करेंगे उनके लिए एक अच्छा हम ऑफर लेकर आए। तो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 50 है तो 50% की फ्लैट छूट हमने यहाँ पर दी है, यानी कि 4000 का कोर्स आपको मात्र 1999 में मिल रहा है। ठीक है, और लगभग 38+ स्टूडेंट्स को परचेस कर चुके हैं। समय आपके पास कम है, तो जितना जल्दी हो सके इस कोर्स को आप ले लो। बाद में ये कोर्स आपका 4000 का होने वाला है। और पढ़ने वालों को मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कभी भी वैकेंसी का वेट नहीं करते, वो अपनी राह पर चलते रहते हैं। उन्हें पता है कि एक दिन सिलेक्शन लेना है, भीड़ से अलग होना है, तो उनको पहले सबसे पहले चलना होता है। तो ये कोर्स के बारे में भी मैंने बता दिया है। बाकी आप हमारा एप्लीकेशन भी जो है वो जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, ताकि ऑल एग्जाम्स के अपडेट्स, वीकली डाउट सेशन या PYQs जो भी हमारी टीम के द्वारा दिए जाते हैं वो आपको घर बैठे मिल सके। और एप्लीकेशन डाउनलोडिंग में कोई दिक्कत है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर दें। डेली क्विज चलती रहती है टेलीग्राम पर, यूट्यूब पे भी चलती है। तो अपनी तैयारी को सेल्फ आकलन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर जो है वो ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। और ऑल इंडिया लेवल पर वैसे भी आप जानते हैं RPSC अड्डा खास क्यों है, तो हमारा बाइलिंगुअल पढ़ाने का तरीका, वैसे भी हमें ऑल अलग जो कॉम्पिटिटर हैं या ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी कॉमर्स के इंस्टीट्यूशन हैं उनसे हमें अलग बनाता है। और यही हमारी खासियत हमें जो है वो सबसे आगे लेकर चली जाती है। तो बिल्कुल ऐसी टीम के साथ आप जुड़े। बाकी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पे कॉल कर देना। टीम आपसे कोऑर्डिनेट करके एज सुन एज आपकी समस्या का समाधान यहाँ पर कर लेगी। और एक प्यारा सा हमारा यूट्यूब चैनल है जिसको आप जरूर जो है वो सब्सक्राइब करें। अगर आप विजिट करते हैं और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो इस बार मैंने आपको याद दिला दिया है, तो बिल्कुल आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी का लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट बेनिफिशियरी जानकारी थी यूपी PCL सिलेबस डिस्कशन को लेकर, वो मैंने आपको बता दी है। आपकी तरफ से कोई क्वेरी, कोई चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर मुझे दें। बाकी अगले सेशन में फिर से रूबरू होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे पढ़ते हुए इंप्रूव करते रहिए। थैंक यू सो मच।